सोल्यूशन की बात करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एग्रीगेट। एग्रीगेट के बारे में निम्नलिखित स्टेटमेंट पर विचार करना है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि आर्टिफिशियल एग्रीगेट आर दोज एग्रीगेट हुज ओरिजिनल फॉर्म इज मॉडिफाइड और विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रियल फॉर्म। कह रहा है कि आर्टिफिशियल एग्रीगेट वो एग्रीगेट होते हैं जिनके ओरिजिनल रूप को या तो मॉडिफाई किया जाता है और या उसे इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो ये बात सही है। जितने भी आर्टिफिशियल एग्रीगेट है या तो उनके रूप को मॉडिफाई किया जाता है गर्म करके और या फिर उसे इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, उसे इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट 1 सही है। फिर दूसरा कह रहा है कि फाइन एग्रीगेट जनरली हैज साइज रेंजिंग फ्रॉम 75 माइक्रोन टू 4.75 mm। 75 माइक्रोन से 4.75 mm तक के कणों को हम लोग कहते हैं फाइन एग्रीगेट। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 भी है, इसमें कह रहा है कि ग्रेवल हैज अ रफ सरफेस एंड इज बेटर देन स्टोन चिप्स फॉर आरसीसी वर्क। स्टोन चिप से बेहतर होता है ग्रेवल, है ना। वो ग्रेवल जिसका सरफेस रफ हो वो बेटर होता है स्टोन चिप्स से, किसके लिए? आरसीसी वर्क के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 ऐसा स्टेटमेंट बन नहीं रहा है ना, अच्छा ये है। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो पहले का ऑप्शन डी करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन करेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू स्पेशल एग्रीगेट एंड डेंसिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट, है ना। करेक्ट, डेंसिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट और स्पेशल एग्रीगेट से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं ना। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि प्लम्स इज जनरली ऑफ साइज 150 mm से 160 mm। प्लम की जो साइज होती है वो 150 mm से 160 mm होती है ना। प्लम्स की साइज 150 mm से 160 mm होती है। एंड इज यूज्ड व्हेन कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन हैज टू बी डन इन लार्ज वॉल्यूम। प्लम एग्रीगेट का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें लार्ज वॉल्यूम में कॉन्क्रीटिंग करनी हो, जैसे किसी पियर्स वगैरह का अगर हमें निर्माण करना है तो उसमें हम लोग कुछ मात्रा में प्लम्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी मात्रा 20% के आसपास होनी चाहिए, एक्सीड नहीं होनी चाहिए उससे। फिर दूसरा स्टेटमेंट करा कि इन प्लम कॉन्क्रीट द वॉल्यूम ऑफ प्लम एग्रीगेट मे एक्सीड 20% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। कह रहा कि प्लम कॉन्क्रीट में जो प्लम्स का आयतन होना चाहिए वो 20% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। प्लम कॉन्क्रीट में प्लम्स का वॉल्यूम 20% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात है, अभी तो बताया कि ये नहीं होना चाहिए, 20% से कम होना चाहिए, है ना। प्लम्स की मात्रा होनी चाहिए लेकिन 20% से कम। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 3 कह रहा कि बोल्डर्स आर जनरली ऑफ साइज ग्रेटर देन 300 mm। बोल्डर्स की जो साइज होती है वो 300 mm से ज़्यादा होती है एंड आर मेनली यूज्ड इन रॉक फिल डैम्स। और इसका यूज़ रॉक फिल डैम्स में हम लोग करते हैं, क्यों? ठीक है। तो बोल्डर्स आर जनरली ऑफ साइज ग्रेटर देन 300 mm एंड आर मेनली यूज्ड इन रॉक फिल डैम्स। इसका रॉक फिल डैम्स में हम यूज़ करते हैं और इसकी साइज 300 mm से ज़्यादा होती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 4 कह रहा है कि नॉर्मल एग्रीगेट हैज़ डेंसिटी इन द रेंज ऑफ 2300 से 2600 kg पर मीटर क्यूब, है ना। जो हमारी नॉर्मल एग्रीगेट होती है उसकी डेंसिटी 2300 से 2600 kg पर मीटर क्यूब होती है एंड इज कॉमनली यूज्ड इन नॉर्मल आरसीसी एंड पीसीसी वर्क। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 3 एंड इसमें स्टेटमेंट 4 आर करेक्ट, है ना। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4 आर करेक्ट, यानी स्टेटमेंट 1 आर करेक्ट, ठीक है।
अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम, सैंड की बल्किंग मैक्सिमम होती है व्हेन द मॉइस्चर कंटेंट इन सैंड इज अबाउट 4 to 6%। सही बात है, 4 से 6% मॉइस्चर कंटेंट होने पर सैंड की जो बल्किंग होती है वो मैक्सिमम होती है। तो असर्शन तो सही है। रीजन में क्या कह रहा है कि एट लो मॉइस्चर कंटेंट अ थिन वाटर फिल्म फॉर्म्स अराउंड सैंड पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स के चारों तरफ एक वाटर की फिल्म बन जाती है ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के कारण एंड कैपिलरी एक्शन के कारण, है ना, विच पुशेस द पार्टिकल्स अपार्ट एंड इंक्रीजेस द अपरेंट वॉल्यूम। कह रहा है कि सैंड के पार्टिकल्स के चारों तरफ एक फिल्म बन जाती है और वो फिल्म बनती है कैपिलरी एक्शन की वजह से और सरफेस टेंशन की वजह से, जिससे होता क्या है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को पुश करने लगते हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है और इसी वजह से सैंड की बल्किंग होती है। तो रीजन भी सही है इसका। तो ए एंड आर, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द इम्पैक्ट वैल्यू IS 2386 पार्ट 4 फॉर एग्रीगेट आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है उसको बताना है। तो कह रहा है कि फॉर दिस टेस्ट द एग्रीगेट सैंपल इज ओवन ड्राइड, सही बात है, फर्स्ट, एंड देन फिल्ड इन अ सिलिंड्रिकल मोल्ड इन 3 लेयर्स, ईच लेयर्स बीइंग टैम्प्ड 25 टाइम्स। कह रहा है कि इसमें एग्रीगेट को एक सिलिंड्रिकल मोल्ड में 3 बराबर लेयर में भरते हैं और प्रत्येक लेयर की टैंपिंग रॉड से 25-25 बार कुटाई करते हैं। कब? स्टोन को ओवन ड्राई करने के बाद। तो ये सही कह रहा है स्टेटमेंट। इंपैक्ट टेस्ट करेंगे, सबसे पहले स्टोन को ओवन ड्राई करेंगे और फिर उसको एक पर्टिकुलर साइज में ले करके और उसे 3 लेयर में हम लोग भरते हैं। तो सही कह रहा। फिर कह रहा कि द टैंपिंग रॉड इज यूज्ड इन दिस टेस्ट इज अबाउट 45 to 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 16 mm इन डाय। तो ये भी बात सही कह रहा। एक टैंपिंग रॉड है जिसका डायमीटर होता है 16 mm और लेंथ 45 to 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब कह रहा कि आफ्टर टैंपिंग द मोल्ड इज सब्जेक्टेड, टैंपिंग के बाद मोल्ड इज सब्जेक्टेड 10 ब्लोज ऑफ हैमर वेइंग 13.5 से 14 kg, है ना। तो ये जो 10 है ये 15 होना चाहिए। 15 ब्लोज ऑफ हैमर वेइंग 13.5 to 14 kg फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 380 mm। तो 380 mm से गिराते तो हैं और 13.5 से 14 kg के हैमर को गिराते हैं, लेकिन 10 बार नहीं बल्कि 15 बार। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग हो जाएगा ये स्टेटमेंट। फिर कह रहा है आफ्टर द टेस्ट द एग्रीगेट पासिंग थ्रू 12.5 mm सीव। कह रहा है कि एग्रीगेट पासिंग थ्रू 12.5 mm सीव, टेस्ट के बाद एग्रीगेट जो कि 12.5 mm सीव से पास हो जाता है इज वेटेड टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट वैल्यू। इस स्टेटमेंट में कुछ मिस्टेक कर रहा है। टेस्टिंग के बाद हम लोग 2.36 mm की सीव से इसको छालते हैं, है ना, और छालने के बाद फिर हम वहां से इम्पैक्ट वैल्यू निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाला स्टेटमेंट भी कुछ स्पष्ट नहीं बोल रहा, तो ये स्टेटमेंट भी हम गलत ही लेके चलेंगे। तो ए सही है और बी सही है। तो पूछा क्या है कि विद रेफरेंस टू द इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट फॉर एग्रीगेट आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। तो फॉल्स स्टेटमेंट तो वैसे 2 है, सी और डी है ना, सी और डी है फॉल्स स्टेटमेंट। कह रहा है कि परीक्षण के 12.5 mm सीव से पास होने वाले एग्रीगेट का भार लेकर इम्पैक्ट वैल्यू निकाली जाती है। भार लेकर के निकाली तो जाती है, लेकिन ये वाला भार नीचे रहता है और ऊपर वो भार रहता है जो 2.36 mm से पास हो जाता है ना, तो उस चीज़ का तो जिक्र है नहीं। तो ए और बी स्टेटमेंट सही और सी और डी में भी कुछ इनकम्प्लीट है। अगर मुझे करना होता किसी को सही तो मैं सी को सही कर देता, सी को फॉल्स कर देता, है ना, इसको सही मान सकता था, लेकिन इनकम्प्लीट है वैसे दोनों ही, तो ये दोनों ही गलत हो। अब कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन वाटर एंड देयर परमिसिबल लिमिट्स एज पर गिवन नोट्स, है ना। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है ऑर्गेनिक मैटर। तो ये कितना होना चाहिए? 200 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। फिर कह रहा है इनऑर्गेनिक मैटर। तो इनऑर्गेनिक मैटर कितना होना चाहिए? इनऑर्गेनिक होना चाहिए 3000 मिलीग्राम पर लीटर। इसके बाद होना चाहिए सल्फर। सल्फर कितना होना चाहिए? सल्फर होना चाहिए 400 मिलीग्राम पर लीटर।
नहीं, सल्फर कितना, सल्फेट्स है ना, सल्फेट्स होना चाहिए सी का 400, सॉरी सल्फेट का कितना होना चाहिए 400 मिलीग्राम पर लीटर। इसके बाद क्लोराइड्स है, तो क्लोराइड्स होने चाहिए 2000 मिलीग्राम पर लीटर प्लेन कंक्रीट के लिए, है ना। और शुगर जो है, और फिर जो बचेगा वो शुगर हो जाएगा, तो ई का कितना हो जाएगा 500 मिलीग्राम पर लीटर। तो ऑप्शन मिला लेंगे, तो इस तरीके से ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ए का 4 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया, डी का 1 हो गया और ई का 5 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आगे, विद रेफरेंस टू एडमिक्सचर्स यूज्ड इन कंक्रीट आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है ये बताना है। तो एडमिक्सचर्स आर केमिकल्स यूज्ड टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। कह रहा है कि एडमिक्सचर वो केमिकल्स होते हैं जिनका यूज कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। फिर बी में कह रहा है कि यूज ऑफ एडमिक्सचर्स में इम्प्रूव वर्केबिलिटी। यूज ऑफ एडमिक्सचर्स में इम्प्रूव वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करता है यूज, मतलब एडमिक्सचर का यूज। ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, इम्परमेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एसिड एंड बेस। एडमिक्सचर्स कंक्रीट की वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, इम्परमेबिलिटी इन सबको इम्प्रूव करता है। एंड रेजिस्टेंस बढ़ाता है एसिड और बेस के अबाउट, ये भी सही बात है। कह रहा है कि एडमिक्सचर्स इंक्रीजेस श्रिंकेज, एडमिक्सचर इंक्रीजेस श्रिंकेज एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रैक्स इन कंक्रीट। तो ये तो डिसएडवांटेज हो जाएगा ना, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि श्रिंकेज का बढ़ना इस कंक्रीट के लिए फायदेमंद नहीं है। जनरली एडमिक्सचर्स आर यूज्ड इन कंक्रीट इन द रेंज ऑफ अबाउट 0.5% टू 2%। लगभग 0.5% से 2% तक हम लोग एडमिक्सचर्स कंक्रीट में यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, सी। सी स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। अब कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सेलरेटर्स एंड रिटार्डर्स यूज्ड एज एडमिक्सचर्स इन कंक्रीट। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि एक्सेलरेटर्स आर केमिकल्स, एक्सेलरेटर्स वे केमिकल्स होते हैं दैट रिड्यूस द सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट, है ना। एक्सेलरेटर सेटिंग टाइम को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, यानी कंक्रीट को सेट होने में जो समय लगता है उसको ये क्या कर देता है, कम कर देता है। यहाँ पर सेटिंग का मतलब होता है कि कंक्रीट में यहाँ पर सेट होने की तरह, यानी रेट ऑफ एडिशन को बढ़ा देता है। एंड इंक्रीज द रेट ऑफ एडिशन, हाँ रेट ऑफ एडिशन को बढ़ा देता है। ड्यू टू विच अर्ली स्ट्रेन डेवलप टेक्स प्लेस, जिसकी वजह से स्ट्रेन जल्दी आने लगती है। तो ये एक्सेलरेटर का गुण है। फिर कह रहा है स्टेटमेंट 2 कि रिटार्डर्स इंक्रीज द सेटिंग रेट ऑफ कंक्रीट। रिटार्डर्स जो है वो इंक्रीज कर देता है सेटिंग रेट ऑफ कंक्रीट, नहीं, कंक्रीट के सेटिंग रेट को डिक्रीज कर देता है रिटार्डर, है ना, मंदक का काम करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और पहला सही, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स यूज्ड इन कंक्रीट, है ना। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है इसमें कि एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स आर केमिकल्स विच व्हेन एडेड टू कंक्रीट, जो जब कंक्रीट में मिलाया जाता है तो प्रोड्यूस स्मॉल एयर बबल्स, तो वो कंक्रीट में स्मॉल एयर बबल्स प्रोड्यूस करता है, जनरली ऑफ 0.5 mm टू 0.25 mm साइज। सही बात कह रहा है बिल्कुल। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि यूज ऑफ एयर इंट्रेनिंग एजेंट इंप्रूव्स वर्केबिलिटी। एयर इंट्रेनिंग एजेंट जब मिलाते हैं तो उसमें छोटे छोटे एयर बबल्स आ जाते हैं और वो एयर बबल्स कंक्रीट की वर्केबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। सेग्रीगेशन को रिड्यूस करते हैं, वो ब्लीडिंग को भी रिड्यूस करते हैं और इंप्रूव कर देते हैं फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस को, बट मे रिड्यूस डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये पूरी बात सही है, ये पूरी बात क्या है, सही है। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। अब आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ पोज़ोलाना। कौन सा पोज़ोलाना का एडवांटेज नहीं है। कह रहा कि इट इंप्रूव्स केमिकल रेजिस्टेंस एंड वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। यह केमिकल रेजिस्टेंस को इंप्रूव करता है और वर्केबिलिटी को भी इंप्रूव करता है। बात सही है। पोज़ोलाना का ये गुण है कि वो केमिकल रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है और वर्केबिलिटी को भी अच्छा कर देता है।
इट रिड्यूस सेग्रीगेशन, हाँ ये सेग्रीगेशन को कम करेगा, ब्लीडिंग को भी कम करेगा, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन को भी कम करेगा, AAR को भी क्या करेगा, कम करेगा। तो ये भी बात क्या है, सही है। अब कह रहा है कि इट इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, ये ड्यूरेबिलिटी को तो इंक्रीज कर ही देगा। फिर क्या कह रहा है, इट इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, फिर क्या कह रहा है, लाइफ स्पैन, ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देगा, लाइफ स्पैन बढ़ा देगा, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को भी बढ़ा देगा। ये भी बात सही है, नहीं स्ट्रेंथ ऑफ ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देगा, लाइफ स्पैन बढ़ा देगा, स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देगा। चलो एडवांटेज कह रहा है ना, चलो ठीक है। इट इंक्रीजेज श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट सिग्निफिकेंटली, ये श्रिंकेज को भी इंक्रीज करता है लेकिन ये एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेज है। तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट है ना, ऑप्शन डी इज क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। श्रिंकेज को बढ़ाएगा लेकिन वो एडवांटेज नहीं बल्कि डिसएडवांटेज हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग, हनीकॉम्बिंग, हनीकॉम्बिंग का मतलब कंक्रीट में इंट्रैप्ड एयर आने लगती है जगह जगह से ब्लीडिंग हो जाने की वजह से, ब्लीडिंग, थर्मल श्रिंकेज, सेग्रीगेशन है ना। अब कह रहा है कि राइज ऑफ वाटर टू सरफेस ऑफ फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट, अभी हाल ही में कोई कंक्रीटिंग किए हैं और उसके सरफेस पर क्या आ जाए, उसके सरफेस पर आ जाए वाटर, तो उसको ब्लीडिंग कहते हैं। तो ये हो जाएगा ब्लीडिंग, बी का ब्लीडिंग हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ कंक्रीट कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से पार्टिकल सेग्रीगेट होने लगते हैं, यानी जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे ज्यादा है वो नीचे और जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे कम है वो ऊपर आने लगता है, सेग्रीगेशन ग्रेविटी की वजह से। तो ये सेग्रीगेशन को इंडिकेट कर रहा है। करेक्ट, हॉलो स्पेसेस एंड कैविटीज लेफ्ट इन कंक्रीट, ये हो जाता है हनीकॉम्बिंग में, है ना। और वॉल्यूम रिडक्शन ऑफ कंक्रीट ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, थर्मल श्रिंकेज, थर्मल श्रिंकेज। तो इस तरीके से मिला लेंगे, ए का कौन सा, ए का तीसरा और बी का पहला, ए का तीसरा बी का पहला, ए का तीसरा बी का पहला, ए का तीसरा बी का पहला, तो यही सी ऑप्शन, ए का तीसरा बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा, सी का चौथा और डी का दूसरा, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है 10 में। अभी 11 करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन में the lower the difference between the minimum strength and the mean strength of a concrete mix, the lower the cement content to be used। कह रहा कि अगर हम मीन टारगेट स्ट्रेंथ FM बराबर क्या है, FC के प्लस 1.65 इंटू सिग्मा, तो FM माइनस FC के बराबर 1.65 इंटू सिग्मा, ठीक है। तो कह रहा है कि लोअर द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम, ये लोअर हो जाए, इसका मान डिफरेंस जो है वो कम हो जाए, किसका, लोअर द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम स्ट्रेंथ एंड द मीन स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट मिक्स, द लोअर द सीमेंट कंटेंट टू बी यूज्ड। तो ये असर्शन सही कह रहा कि सीमेंट कम हो जाएगा तो इनके बीच का डिफरेंस कम हो जाएगा। और रीजन कह रहा है कि द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम स्ट्रेंथ एंड द मीन टारगेट स्ट्रेंथ इज क्वालिटी कंट्रोल। कह रहा है कि मिनिमम स्ट्रेंथ और मीन टारगेट स्ट्रेंथ के बीच, है ना, जो कंट्रोल है, द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द डिफरेंस, इतना वो क्या है, स्ट्रेंथ इज क्वालिटी कंट्रोल, है ना। क्वालिटी कंट्रोल पर ही निर्भर करता है मिनिमम स्ट्रेंथ और मीन टारगेट स्ट्रेंथ के बीच का डिफरेंस। तो इसी वजह से इनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा था, कम आ रहा था, और उसमें सीमेंट की मात्रा रिड्यूस हो रही थी। यानी ए और आर बोथ आर करेक्ट और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट करेक्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द एग्रीगेट इज वेल ग्रेडेड इफ पार्टिकल्स आर द ऑलमोस्ट सेम साइज। नहीं, अगर सेम साइज के होंगे तो वेल ग्रेडेड ना कह के यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कहेंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द एग्रीगेट इज पोरली ग्रेडेड इफ पार्टिकल्स आर द वेरियस साइज इन सुटेबल प्रोपोर्शन। नहीं, अगर वेरियस साइज होंगे सुटेबल प्रोपोर्शन में फिर तो वो वेल ग्रेडेड होने लगेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा।
तो दोनों गलत, 1 भी गलत 2 भी गलत। टारगेट मीन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ M20 है ना, टारगेट मीन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। तो वही बात है, क्या है कि एफ एम बराबर एफ सी के और प्लस 1.65 इंटू सिग्मा, है ना। तो एफ सी के कितना है 30, एफ सी के कितना है 30 और प्लस ये हो गया 30 और प्लस, ठीक है, एक सेकंड, एफ एम बराबर हो गया 30 और प्लस 1.65 और M30 के लिए एज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन 5, तो गुणा कर दिया 30 प्लस 5 पचे 25 के 5, 5 छः 30, 2 32 के 2, 5 के 5 3 8, तो 38.25, ठीक है ना, MPa या न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो 38.25, ठीक है। अब कह रहा कि वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर बटे सीमेंट, वाटर बटे सीमेंट 0.5 है, तो वाटर और सीमेंट की जगह पे क्या हो जाएगा, वाटर दिया है ना, सॉरी 175 और बटे सीमेंट बराबर 0.5, तो सीमेंट बराबर 175 बटे 0.5, तो 5 से गुणा किया, 5 यहीं 15, 5 पचे 25, 350 kg, तो 350 kg सीमेंट आ जाएगा यहाँ से। वो छोटा सवाल है। फ्लैकी एग्रीगेट कंडीशन, फ्लैकी एग्रीगेट क्या होता है कि जो मिनिमम साइज होनी चाहिए इसकी वो कम होनी चाहिए 3/5 गुणे एवरेज साइज से, एवरेज साइज, एवरेज साइज के कम होनी चाहिए, तो 3/5 और गुणे, कह रहा है कि 50 mm से पास हो गया कण और 40 mm पर रुक गया, तो ये 50 mm की सीव है और ये है 40 mm की, इसमें कण रुक गया है, तो 50 mm से पास हो या 40 से कम हो, तो मीन क्या होगा 50 प्लस 40 बटे 2, 45 आ गया, तो यहाँ हो गया 45, 5 9 45 29 27, तो अगर इसकी मिनिमम साइज 27 या उससे कम है तो उसको फ्लैकी कहेंगे, मिनिमम कह रहा है 27 तो उसको फ्लैकी कह देंगे। मैच द फॉर्मवर्क विद श्रिंकेज पीरियड, कि किसको कितनी देर बाद हटाना है ना, किसको कितनी देर बाद हटाना है। तो जो भी वर्टिकल मेंबर्स होते हैं उसको हम लोग हटा लेते हैं 16 से 24 घंटे बाद, चाहे वो कॉलम के हो, चाहे वो बीम के हो, चाहे वो स्लैब के हो, ठीक है ना। अब 7 दिन बाद हटाएंगे हम लोग प्रॉप्स ऑफ स्लैब को। स्लैब का जो प्रॉप्स है स्ट्रिपिंग टाइम है, स्ट्रिपिंग टाइम, स्ट्रिपिंग स्ट्रिपिंग पीरियड, ठीक है। और सी जो है 14 दिन है, तो 14 दिन में हटाएंगे हम किसके प्रॉप को, बीम के प्रॉप को 14 दिन में हटाएंगे, जिसका स्पैन 6 मीटर से कम हो, और फिर 3 दिन में हटाएंगे हम सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब्स, जो स्लैब का फॉर्मवर्क है हॉरिजॉन्टल उसको हटा देंगे और प्रोब को फिर से लगा देंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज करेक्ट। मिक्सिंग वाटर स्टेटमेंट, एसिडिक वाटर इज हार्मलेस बट ऑर्गेनिक एसिड्स अफेक्ट हार्डनिंग, है ना। कह रहा है कि वाटर इज सेफ बट नॉन ड्रिंकिंग वाटर मे बी यूज्ड। एसिडिक वाटर इज हार्मलेस, कह रहा है कि एसिडिक वाटर जो है वो हार्मलेस है, एसिडिक वाटर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। एसिडिक वाटर इज हार्मलेस बट ऑर्गेनिक एसिड अफेक्ट हार्डनिंग। वाटर इज सेफ बट नॉन ड्रिंकिंग वाटर में ऑल्सो बी यूज्ड। हाँ ठीक है, वाटर सेफ है बट नॉन ड्रिंकिंग वाटर, ये क्या कह दिया, एसिडिक वाटर इज स्लाइटली, ये क्या कह दिया, बट ना ये कुछ मिस टाइपिंग है इसमें,
एसिडिक वाटर इज हार्मलेस बट ऑर्गेनिक वाटर अफेक्ट्स हार्डनिंग वाटर इज सेफ। कुछ मिस्टेक सा लग रहा है इस क्वेश्चन में, कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है, स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, या तो स्टेटमेंट इसका कंप्लीट चाहिए इसका। स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ी, चलो आगे देखते हैं। अब करेगा 18, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर यूज्ड इन कंक्रीट। प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर से संबंधित बात बतानी है। तो कह रहा है कि प्लास्टिसाइजर्स रिड्यूस द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ कंक्रीट, ठीक बात है, इसलिए इसको वाटर रिड्यूसर भी कहते हैं। एंड इम्प्रूव वर्केबिलिटी, प्लास्टिसाइजर क्या करता है कि पानी को कम करता है और कंक्रीट की वर्केबिलिटी को बढ़ाता है। कब? when the water cement ratio is kept the same, जब वाटर सीमेंट रेशियो कांस्टेंट किया जाए तो प्लास्टिसाइजर कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो पर कंक्रीट की वर्केबिलिटी को बढ़ा देता है और पानी को कम कर देता है, या कह सकते हैं उसी वाटर कंटेंट पर, उसी वाटर सीमेंट रेशियो पर इंक्रीज कर देता है। दे इंक्रीज द फ्लूइडिटी ऑफ कंक्रीट, बिल्कुल सही बात है। जब कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो रहेगा और प्लास्टिसाइजर मिलाते हैं तो प्लास्टिसाइजर क्या करता है, जो सीमेंट के कणों के बीच इंट्रैप्ड वाटर है उसको फ्री कर देता है। तो वो जो पानी अभी तक फ्लोएबिलिटी में भाग नहीं ले रहा था, अब वो वाटर भी फ्लो में भाग लेगा, जिसकी वजह से उसके फ्लो करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर कॉज फ्लॉकुलेशन ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स। नहीं, ये तो उल्टा है ना, सीमेंट पार्टिकल्स के फ्लॉकुलेशन नहीं बल्कि वो तो डीफ्लॉकुलेट करते हैं, पार्टिकल्स के बीच के फ्लॉक को वो तोड़ते हैं, है ना। तो केवल एक सही है स्टेटमेंट, और भी है क्या है, 3 भी है। सुपर प्लास्टिसाइजर्स कैन बी रिड्यूस वाटर रिक्वायरमेंट बाई अबाउट 30% एंड देयरफॉर आर यूज्ड इन मेकिंग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ये भी बिल्कुल बात सही है कि जो सुपर प्लास्टिसाइजर वो 30% तक वाटर कंटेंट को कम कर सकता है और कंक्रीट की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। 1 and 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। विद रेफरेंस टू मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। कंक्रीट मिक्सिंग, the process of mixing is done to obtain a homogeneous concrete mix। ठीक बात है, चाहत तो यही रहती है कि होमोजीनियस मिल जाए, भले ना मिल पाते लेकिन प्रयास यही करते कि अच्छे से मिक्स कर सकें। मिक्सिंग कैन बी डन बाय 2 मेथड्स, हैंड मिक्सिंग एंड मशीन मिक्सिंग। ठीक बात है, 2 तरीके हैं, या तो मशीन से या हाथ से। इन हैंड मिक्सिंग सीमेंट एंड फाइन ग्रेडेड आर फर्स्ट मिक्स्ड ऑन वाटर टाइट प्लेटफॉर्म एंड देन कोर्स एग्रीगेट इज एडेड। कह रहा है कि पहले फाइन और कोर्स को मिला लेते हैं, उसके बाद पहले फाइन और सीमेंट को मिला लेते हैं और फिर उसमें कोर्स डाल के अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये भी बात सही है। कह रहा है कि इन हैंड मिक्सिंग वाटर इज एडेड कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम द बिगिनिंग व्हाइल ड्राई मटेरियल्स आर स्टिल बीइंग मिक्स्ड। कह रहा है कि पानी लगातार मिलाते जाते हैं शुरू से ही, व्हाइल ड्राई मटेरियल्स आर स्टिल बीइंग मिक्स्ड। हैंड मिक्सिंग में ड्राई मटेरियल को मिलाते समय प्रारंभ से लगातार वाटर मिला दिया जाता है, नहीं, पहले मिक्स करते हैं फिर बाद में वाटर मिलाते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो क्या कह रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट। तो कौन फॉल्स हो गया, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है। अब आ गया कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन टू इंप्रूव द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो मेटल रोड्स कैन बी एडेड टू इट। मेटल रॉड का यूज करेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक बात कह रहा है। अगर कंक्रीट में हम कोई रॉड यूज कर रहे हैं मेटल का, तो वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, रजिस्ट कर देगा। कंक्रीट ब्रिटल मटेरियल है तो टेंशन को कौन बियर करेगा, रॉड। कोई भी इस तरह का टेंशन सहने वाला चीज हो तो रॉड है। वायर्स कैन ऑल्सो बी एडेड, वायर भी कर सकता है। वायर मेश मतलब मेश जाली, कैन ऑल्सो बी, तो वो भी करेगा। तो ये तीनों ही क्या करेंगे, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे। तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 बोथ आर नहीं, मतलब तीनों ही सही है। तो 1, 2, 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। अब कह रहा है कि नॉन टिल्टिंग ड्रम। नॉन टिल्टिंग मतलब एंटी। अब एंटी इसमें कौन है, 2 है। तो कैपेसिटी देखेंगे 140,
तो NT है और 140 है तो इसको इससे मिला देंगे। यहाँ पर टिल्टिंग है तो T, टिल्टिंग फॉर T, कैपेसिटी है 200 तो मिला देंगे इसको। ये रिवर्स है यानी R और कैपेसिटी है 300 तो ये मिला देंगे इससे। ये नॉन टिल्टिंग है तो NT और कैपेसिटी है 280 तो NT से मिला देंगे इसको। अब जो भी आ जाए, A का दूसरा, B का चौथा, C का तीसरा, D का पहला, तो ऑप्शन ए करेक्ट। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू कॉन्क्रीट मिक्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। कह रहा है कि नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट मे बी यूज्ड फॉर कॉन्क्रीट ऑफ M25 और हायर। नहीं, नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट हम लोग M25 से नीचे, बल्कि हम M20 से नीचे तक की, M20 या उससे नीचे तक के लिए हम लोग नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट करते हैं, है ना, नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट डिजाइन। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि इसके लिए हम लोग डिजाइन मिक्स करते हैं 25 या उससे ज्यादा के लिए। फिर कह रहा है द मिक्स शैल बी डिजाइंड टू प्रोड्यूस द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हैविंग द रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ। ठीक बात है, मिक्स जो है वो डिजाइन किया जाता है ग्रेड को पता करने के लिए, है ना, और जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको पता करने के लिए। ठीक है, तो दूसरा करेक्ट है और ए क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करें 23 का। 23 में क्या कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग एंगुलरिटी नंबर्स ऑफ एग्रीगेट। जो चीज जितनी ज्यादा एंगुलर होगी, है ना, उसका एंगुलरिटी नंबर उतना ज्यादा होगा। तो अगर एंगुलर होगा तो एंगुलरिटी नंबर सबसे ज्यादा होगा, राउंडेड होगा तो सबसे कम होगा, और पार्शियली राउंडेड होगा, इरेगुलर होगा तो उसके बीच में होगा। तो मिला लेंगे, तो ए का सी, ए का सी और ए का सी तो है नहीं, अच्छा ए का तीसरा, सॉरी सी का पहला, ऐसे होगा, सी का कैसे है, ए का दूसरा ऐसे हो, ए का दूसरा, ठीक है, बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का पहला। स्टेटमेंट ए। आइडेंटिफाई द स्टेज कॉन्क्रीट, आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ कॉन्क्रीट प्रोडक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बैचिंग करेंगे और मेजरमेंट ऑफ मटेरियल। सबसे पहले बैचिंग, फिर क्या करेंगे, बैचिंग के बाद उसकी मिक्सिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसका कॉम्पेक्शन करेंगे और लास्ट में क्यूरिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई दिस, तो क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ कॉन्क्रीट प्रोडक्शन, तो सारा ही ना, ए बी सी डी सब सारा ही। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट के रिगार्डिंग बताना। तो कह रहा है द हीट डेवलप्ड बाय सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट इज नॉट मच हायर देन दैट ऑफ लो हीट सीमेंट। सही बात है, लो हीट सीमेंट से बहुत ज्यादा हीट ऑफ एडिशन सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का नहीं होता है, क्योंकि इसमें C3A की मात्रा कम कर देते हैं, C3A की मात्रा कम कर देता है तो हीट ऑफ एडिशन का भी मान कम हो जाता है। हालांकि लो हीट सीमेंट से थोड़ा ज्यादा रहता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट सही है। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट कंटेन्स लो C3A कंटेंट, सही बात है। टू अचीव सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट द C3A कंटेंट इज सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट इज लिमिटेड टू 3.5% with the limit of SO3 content of 2.5%। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट के लिए C3A की मात्रा को हम लोग 5% तक लिमिटेड करते हैं, 5% तक, है ना, 5% तक लिमिटेड करते हैं। सुपर सल्फेट सीमेंट में हम लोग 3.5% करते हैं, अगर हम इस तरीके से देखें तो। ठीक है, लेकिन ठीक है, C3A जितना कम होगा उतना ज़्यादा सल्फेट रेजिस्टिंग होगा। C3A सल्फेट रेजिस्टेंस के लिए जिम्मेदार है, जितना कम होगा उतना क्या होगा। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों को कर दे रहे हैं। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग। तो ट्रेमी कॉन्क्रीटिंग तो अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग है ही। स्किप मेथड है, इसमें बकेट में कंक्रीट लेते हैं, अंदर ले जाकर के छोड़ देते हैं। हाइड्रोस्टैटिक वैल्यू मेथड है, ये कोई मेथड नहीं है। वैक्यूम डिवाटरिंग मेथड, ये भी कोई मेथड नहीं है। हाइड्रोस्टैटिक वैल्यू मेथड। तो इस तरीके से
क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं सॉरी, ये मेथड है हाइड्रोस्टैटिक वैल्यू मेथड, वैक्यूम डिवॉटरिंग मेथड नहीं है, तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्राउटिंग। ग्राउटिंग के संबंध में निम्नलिखित स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि ग्राउटिंग इज यूज्ड टू फिल क्रैक्स एंड वॉइड्स इन कंक्रीट थ्रू अ नोजल अंडर प्रेशर। ग्राउटिंग एक प्रोसेस है जिसमें कंक्रीट को एक नोजल के थ्रू प्रेशर दे करके हम लोग भेजते हैं, प्रेशर के साथ भेजते हैं, है ना। तो इसका यूज हम लोग क्रैक्स वगैरह को फिल करने के लिए करते हैं, फिल द क्रैक्स एंड वॉइड्स इन द कंक्रीट। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है स्टेटमेंट 2 कि ग्राउटिंग इज जनरली यूज्ड टू इंक्रीज द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। हाँ, ग्राउटिंग का यूज हम लोग सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके रंध्रों में हम ऐसे मटेरियल्स भर सकते हैं जिससे कि सॉइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, तो उसके लिए भी हम ग्राउटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। दोनों ही ऑप्शन सही है। अच्छा, तीसरा भी है, फॉर ग्राउटिंग सीमेंट एंड सैंड आर जनरली यूज्ड इन द रेशियो ऑफ 1:8। नहीं, ऐसा नहीं है। ग्राउटिंग में सीमेंट और सैंड का रेशियो 1:8 नहीं होता, बल्कि एज पर आवर रिक्वायरमेंट जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वहाँ पे 1:8 का तो बहुत ज़्यादा रेशियो होता, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट ओनली। तो 27 में स्टेटमेंट 1 और 2 केवल सही है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 28 में, सेलेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ लाइट वेटेड कॉन्क्रीट, है ना। तो लाइट वेटेड कॉन्क्रीट के संबंध में आपको बताना है कि उसका कौन सा एप्लीकेशन है, ठीक है। तो लो डेंसिटी सेलुलर कॉन्क्रीट, सेलुलर कॉन्क्रीट बोलते हैं लाइट वेटेड कॉन्क्रीट को ही, जिसमें हम लोग लाइट वेटेड एग्रीगेट का यूज करते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं सेलुलर कॉन्क्रीट या लाइट वेटेड कॉन्क्रीट, ठीक। तो कह रहा है कि लो डेंसिटी सेलुलर कॉन्क्रीट इज यूज्ड फॉर प्री कास्ट फ्लोर एंड रूफिंग यूनिट्स। प्री कास्ट फ्लोर के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं और रूफिंग यूनिट्स के भी यूज कर सकते हैं, जहां पर हमें छत का वेट थोड़ा सा कम चाहिए, जहाँ पे आपको लगता है कि जहाँ पर भूकंप वगैरह आने की संभावना ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा ऐसा छत बनाएंगे जो लाइट वेटेड हो, तो उस केस में भी हम लोग लाइट वेटेड एग्रीगेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है एज अ लाइनिंग ऑफ कॉन्क्रीट इन टनल, टनल की लाइनिंग में इसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। एन इंसुलेटिंग क्लैडिंग ऑफ एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। कह रहा है कि जो वॉल है उसके एक्सटीरियर सरफेस पर हम लोग उसके क्लैडिंग के लिए कर सकते हैं, तो यहाँ भी लाइट वेटेड कॉन्क्रीट का कोई मतलब नहीं है। फिर कह रहा है कि एज अ सीलेंट इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, एज अ सीलेंट इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, नहीं, यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स तो नहीं कर सकते हैं, और ऑप्शन 2 का दे रहा है फिर सिस्टम। तो पहला कह रहा है कि लो डेंसिटी सेलुलर कॉन्क्रीट इज यूज्ड फॉर प्री कास्ट ऑफ फ्लोर एंड रूफिंग यूनिट्स, तो ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है ना। दूसरा कह रहा है कि लाइनिंग ऑफ कॉन्क्रीट टनल में तो बिल्कुल नहीं करेंगे, इसमें तो बिल्कुल नहीं करेंगे। कह रहा है कि एन इंसुलेशन पर्पस के लिए इसका यूज किया जा सकता है ना, इंसुलेशन पर्पस के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है, यानी जो बाहर की हीट है उसको अंदर ना आने दिया जाए या अंदर की हीट को बाहर ना जाने दिया जाए, तो एक इंसुलेशन के पर्पस से भी इसका यूज किया जा सकता है, यानी ये वाला स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ गुड मोटार, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुड मोटार की प्रॉपर्टी नहीं है। कह रहा है कि इट शुड बी ड्यूरेबल एंड फायर रेजिस्टेंट, बिल्कुल सही बात है। एक मोटार ऐसा होना चाहिए जो ड्यूरेबल हो और फायर रेजिस्टेंट हो। इट शुड बी पॉसेस गुड एडेशन एंड बिल्डिंग कंपोनेंट्स लाइक ब्रिक एंड स्टोन, कह रहा है कि ये ब्रिक और स्टोन के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनाना चाहिए, अच्छा एडेशन होना चाहिए इसके बीच, है ना, अच्छे से जुड़ना चाहिए, तो ये भी बात सही है। कह रहा है कि इट शुड बी हाईली परमेबल सो दैट वाटर कैन इजीली पास थ्रू इट, कह रहा है कि ये हाईली परमेबल होना चाहिए, नहीं, मोटार ऐसा नहीं होना चाहिए जो हाईली परमेबल हो, बल्कि मोटार ऐसा होना चाहिए जो कि वाटर के इफेक्ट को सह ले, जो वाटर को अंदर ना जाने दे, ठीक है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम सॉल्ट्स एंड इम्प्योरिटीज एंड शुड बी वेल ग्रेडेड, शुड बी वेल ग्रेडेड, कह रहा है कि यह सॉल्ट्स और इम्प्योरिटीज से मुक्त होना चाहिए और शुड बी वेल ग्राउंड,
है ना। ये अच्छी तरीके से मिला होना चाहिए और अशुद्धियों और सॉल्ट से मुक्त होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, मतलब है तो सही, अगर सवाल को मुझे करना होगा, यदि हमें सवाल करना होगा तो हम ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे, ठीक है, सवाल के हिसाब से। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू इफेक्ट ऑफ फ्लाई ऐश ऑन सीमेंट कॉन्क्रीट। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लाई ऐश का इफेक्ट नहीं है सीमेंट कॉन्क्रीट पे, ठीक है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। नहीं ये पूछ रहा है ना कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद, करेक्ट पूछ रहा है कि कौन सा सही है। कह रहा है कि इट रिड्यूस द हीट ऑफ हाइड्रेशन, फ्लाई ऐश मिला देने से हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि फ्लाई ऐश में उपस्थित सिलिका कंपाउंड्स C3S और C2S की क्रिया के बाद उत्पन्न कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है और धीरे धीरे उसमें भी स्ट्रेंथ डेवलप होने की क्षमता आने लगती है। ये क्रिया चूंकि धीरे धीरे होती है इसलिए हीट ऑफ हाइड्रेशन भी स्लो होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। करेक्ट, इट स्लाइटली इंप्रूव्स द रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। हाँ, ये सल्फेट रेजिस्टेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सल्फेट अटैक कॉज करता है ये उसको कंज्यूम कर लेता है, इसलिए ये इंप्रूव कर देता है सल्फेट रेजिस्टेंस को। इट इंक्रीज द परमेबिलिटी, यह परमेबिलिटी को बढ़ाता नहीं बल्कि घटाता है, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 एंड 2, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। कह रहा है कि इन अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट एडी करेंट टेस्ट इज यूज्ड फॉर, है ना, एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है एडी करेंट टेस्ट, जिसमें एडी करेंट टेस्ट हम लोग जनरली उस केस में करते हैं जहां पर हमें किसी लोहे वगैरह की प्रेजेंस को पता करना होता है ना, मतलब जहां पर ये पता करना होता है, क्योंकि देखो करंट जब हम लोग फ्लो कराते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टील बार्स को इफेक्ट करती है, वो स्टील बार्स की पोजीशन को बताने लगती है कि कितनी गहराई में स्टील बार्स है ना, कितना उसमें क्रैक्स है नहीं है, ये सारी चीज़ें उससे पता चलने लगती है। तो कह रहा है कि क्रैक्स डिटेक्शन, क्रैक्स को डिटेक्ट करने में इसका यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है, इसका यूज हम क्रैक को डिटेक्ट करने में कर सकते हैं। कह रहा है डिटरमाइनिंग मटीरियल हार्डनेस, इसका यूज मटेरियल के हार्डनेस को डिटेक्ट करने में कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है डिटरमाइनिंग कोटिंग थिकनेस मेजरमेंट, इसका यूज कोटिंग थिकनेस मेजरमेंट के रूप में भी हम लोग कर सकते हैं। तो तीनों ही बातें इसके रेफरेंस में क्या है, सही। इसका यूज हम लोग हार्डनेस के लिए भी कर सकते हैं और इसका यूज हम लोग जो मेंबर की थिकनेस कोटिंग है ना, उसके लिए भी कर सकते हैं कि किसके कितना नीचे हमारा स्टील बार है और स्टील बार के ऊपर कितनी कवरिंग है। इन सबको पता करने के लिए हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के रूप में ईडी करेंट टेस्ट का यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग, कौन सा निम्नलिखित में से हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग का इफेक्ट नहीं है। प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैकिंग, हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग में प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैकिंग तो होगा ही, ठीक है, तो ये तो होगा ही। फिर कह रहा है कि लॉस ऑफ इंट्रेंड एयर, इंट्रेंड एयर का भी लॉस होगा, ये भी बात सही है। डिले सेट टाइम, नहीं सेट टाइम डिले नहीं होगा बल्कि जल्दी सेट होने लगेगा, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही जो है वो हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग का इफेक्ट नहीं है। एक्सेलरेट स्लम्प लॉस, बिल्कुल सही बात है, वाटर तेजी से वाष्पित होने लगेगा तो जो स्लम्प का लॉस होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। कह रहा है कि जाइपर पॉलीमर इज यूज फॉर कॉन्क्रीटिंग, है ना, जाइपर पॉलीमर का यूज हम लोग जनरली कॉन्क्रीट को वाटरप्रूफ बनाने के लिए करते हैं। तो एक एक करके बात करेंगे। रिड्यूसिंग वाटर कंटेंट, इंक्रीजिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, वाटर प्रूफिंग, और कह रहा है कि इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ, वाटर प्रूफिंग के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, सी। वन ऑफ द मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग द थर्मल स्ट्रेसेस ऑफ कॉन्क्रीट इज, कैसे थर्मल स्ट्रेसेस को कॉन्क्रीट कर सकते, मतलब कंट्रोल कर सकता है। थर्मल स्ट्रेसेस मतलब कि जो स्ट्रेसेस टेम्परेचर की वजह से डेवलप होती है उसको थर्मल स्ट्रेसेस कहते हैं, है ना, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कह रहा है कि डूइंग द कॉन्क्रीट वर्क एट नून टाइम, अगर नून टाइम में दोपहर में करेंगे तब तो और ज़्यादा डेवलप होंगे थर्मल स्ट्रेसेस। एडिंग मेटाकेओलिन, मेटाकेओलिन एक एडमिक्सचर है, इसका यूज़ कर देने से थोड़ा बहुत तो कम हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लाई ऐश, हाँ अगर हम फ्लाई ऐश को ऐड करते हैं तो ये रेट ऑफ हाइड्रेशन को स्लो कर देता है, ये ऊष्मा उत्पन्न होने की दर को स्लो कर देता है और इसकी वजह से जो थर्मल स्ट्रेसेस है वो कम डेवलप होता है ना। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। यूजिंग कोर सेग्रीगेट, ये नहीं, यूजिंग कोर सेग्रीगेट ऑफ वेरी स्मॉलर साइज, तो ये भी नहीं है। तो ये एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लाई ऐश का यूज करके हम लोग थर्मल स्ट्रेसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। Which of the following is a principle of concrete rebound hammer test? Rebound hammer test apparatus का प्रिंसिपल क्या है ना,
रिबाउंड हैमर टेस्ट का यूज़ हम लोग कंक्रीट की स्ट्रेंथ पता करने के लिए करते हैं। ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, ठीक है। कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन पर आधारित है, नहीं। द रिबाउंड ऑफ एन इलास्टिक मास डिपेंड्स ऑन द हार्डनेस ऑफ कंक्रीट सरफेस अगेंस्ट विच ऑफ द मास स्ट्राइक, बिल्कुल सही बात है। ये इसी बात पर आधारित है कि जब हम रिबाउंड हैमर को किसी सरफेस पर लेकर के प्रेस करते हैं तो उसका सरफेस जितना ज़्यादा हार्ड होता है उतना ही रिबाउंड नंबर जो है कि ज़्यादा आता है, और उसी हिसाब से जो है उसकी स्ट्रेंथ को हम लोग प्रेडिक्ट कर पाते हैं। तो जिस प्रिंसिपल पर रिबाउंड हैमर टेस्ट काम करता है वो सरफेस हार्डनेस पर काम करता है। और एक मशीन होती है और उसको सरफेस पर प्रेस करते हैं और उसके बाद उसकी रीडिंग के आधार पर पता कर लेते हैं कि इस कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। फिर कह रहा इन हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इज मोस्ट लाइकली टू अकर, हॉट वेदर में कौन सी चीज़ें ज़्यादातर होती है। इंक्रीज द सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम तो नहीं बढ़ेगा, सेटिंग टाइम घट जाएगा, बल्कि तो सेटिंग टाइम क्या करेगा, बढ़ाएगा नहीं बल्कि घटा देगा। एक्सेस वाटर लॉस फ्रॉम कंक्रीट, हाँ लॉस ज़्यादा होगा पानी का, है ना, एक्सेस वाटर लॉस होगा। नो इवेपोरेशन फ्रॉम सरफेस, इवेपोरेशन होगा। गैस इन वर्केबिलिटी फॉर लॉन्ग, गेन इन वर्केबिलिटी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, नहीं, जब वाटर वाष्पित होगा तेजी से तो जो उसकी वर्केबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सेस वाटर लॉस फ्रॉम कंक्रीट, है ना, एक्सेस वाटर लॉस फ्रॉम कंक्रीट। कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। कह रहा है स्मिथ रिबाउंड हैमर टेस्ट, अभी पढ़ा हम लोगों ने कि स्मिथ रिबाउंड हैमर टेस्ट का यूज हम लोग स्ट्रेंथ को पता करने के लिए करते हैं। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट का यूज हम लोग कंक्रीट की और भी प्रॉपर्टीज पता करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट का यूज हम लोग क्वालिटी ऑफ कंक्रीट पता करने के लिए कर सकते हैं, ठीक। पेनिट्रेशन टेस्ट भी एक टेस्ट है जिसमें हम लोग एक प्रॉप को कंक्रीट के अंदर पेनिट्रेट कराकर उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता करते हैं। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हम इससे पता कर सकते हैं। और रेडियो एक्टिव टेस्ट से हम लोग लोकेशन ऑफ बार्स भी पता कर सकते हैं कि बीम में या स्लैब में कहाँ पर स्टील बार्स है ना। तो अब इसके बाद अगर मिलाएं तो ए का तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा हो जाएगा, बी का दूसरा हो जाएगा, सी का हो जाएगा चौथा और डी का हो जाएगा, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला। फिर से इसको बताना पड़ रहा है। तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिक्रीज द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। तो वाटर कंटेंट बढ़ाने से श्रिंकेज का मान बढ़ेगा, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाने से भी श्रिंकेज का मान बढ़ेगा। एयर ट्रेनिंग एजेंट अगर हम बढ़ाते हैं तो श्रिंकेज कम होगा, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि सीमेंट बढ़ाने से भी श्रिंकेज बढ़ता है, ठीक है। अब 14 में देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए क्या करते हैं, कह रहा है कि इन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जनरली 3 सैंपल आर टेस्टेड, ठीक बात है, 3 सैंपल मिनिमम लेते हैं। द टेस्ट इज परफॉर्म्ड आफ्टर कीपिंग द स्पेसिमेन फॉर 28 days अबाउट 27 ± 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड अबाउट 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक बात है। 27 ± 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और 90% ह्यूमिडिटी पर इसको टेस्ट करते हैं 28 दिन बाद। कह रहा है कि वैलिड टेस्ट रिजल्ट वेरिएशन इज इंडिविजुअल सैंपल वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 15% फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। कह रहा है कि वैलिड टेस्ट के लिए जो इंडिविजुअल के साथ एवरेज का वेरिएशन होना चाहिए वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट। और 15 सेंटीमीटर कॉन्क्रीट क्यूब की जो स्ट्रेंथ है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब की स्ट्रेंथ के 90% है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 डी करेक्ट। फिर कह रहा है आइडेंटिफाई द मेथड दैट इज इररिलेवेंट टू प्रोपोर्शनिंग कॉन्क्रीट, है ना, कि कौन सा जो मेथड है वो कॉन्क्रीट की प्रोपोर्शनिंग में इररिलेवेंट है। तो मिनिमम डेंसिटी मेथड तो रिलेवेंट है, फाइनेस्ट मॉडुलस मेथड भी रिलेवेंट है, मिनिमम वॉइड मेथड जो है कि इररिलेवेंट है, आर्बिट्रेरी मेथड भी रेलेवेंट है ना। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका ऑप्शन सी होगा करेक्ट, इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से बात करूँ तो इन सबको मिटा करके और सिर्फ ऑप्शन लगा देंगे, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डिजाइन मिक्स। डिजाइन मिक्स के लिए कौन सी बात सही नहीं है। तो कह रहे कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल्ड कंक्रीट, ठीक बात है, इसे कंट्रोल्ड कंक्रीट भी कहते हैं। इट इज सुटेबल फॉर रिच मिक्स एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ये भी बात सही है। इट इज यूज्ड वेयर प्रॉपर कंट्रोलिंग ऑफ स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, इसका यूज हम लोग वहां करते हैं जहां पर प्रॉपर कंट्रोलिंग ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए, ये भी बात सही है। इट इज ऑलवेज डन बाय वॉल्यूम बैचिंग, ये बात गलत है क्योंकि वहां पर वेट बैचिंग करते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। असर्शन में कह रहा है कि बैक्टीरियल कंक्रीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ हीलिंग कंक्रीट। बैक्टीरियल कंक्रीट को सेल्फ हीलिंग कंक्रीट भी कहते हैं क्योंकि इसमें खुद के क्रैक्स को रिपेयर करने की क्षमता होती है।
तो रीजन में कह रहा है कि इन बैक्टीरियल कॉन्क्रीट स्पेशल बैक्टीरिया आर मिक्सड इन कॉन्क्रीट, इसमें एक स्पेशल तरह की बैक्टीरिया को मिक्स करते हैं जो कि वॉइड्स को भर देते हैं, विच फील द वॉइड्स एंड क्रैक्स डेवलप इन द कॉन्क्रीट, जो कॉन्क्रीट में उपस्थित क्रैक्स और वॉइड्स को भर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कैल्शियम कार्बोनेट एक तरह से डिपॉजिट करते हैं, एक तरीके से ऐसे मटेरियल्स डिपॉजिट करते हैं जिससे कि क्रैक्स जो है वो भर जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग सेल्फ हीलिंग कॉन्क्रीट कहते हैं। तो ऑप्शन ए एंड आर, मतलब स्टेटमेंट ए एंड आर, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग कॉन्क्रीट ट्रांसपोर्टिंग मेथड विद देयर मोस्ट सुटेबल यूज, कौन सा? तो हॉइस्ट मेथड जो है उसके लिए चौथा है, शूट मेथड जो है वो हम लोग करते हैं अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग, अंडरग्राउंड कॉन्क्रीटिंग के लिए, और ट्रांजिट मिक्सचर का यूज़ हम लोग लंबे डिस्टेंस के लिए कर सकते हैं, लंबे डिस्टेंस के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ गया रोपवे, पहाड़ी क्षेत्रों में कर सकते हैं, पैन का वेरी स्मॉल वर्क के लिए कर सकते हैं, बेल्ट कन्वेयर का हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस में कर सकते हैं। तो ए का 4 बी का 6, ए का 4 बी का 6, सी का 5, सी कहाँ गया सी, हाँ सी का 5, डी का और डी का 1 हिली एरियाज के लिए, ठीक है, डी हिली एरियाज के लिए, और ई का 2 वेरी स्मॉल वर्क के लिए, और एफ का बेल्ट कन्वेयर का एफ का 3 शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज द कंक्रीट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन्वॉल्व इन द कॉन्क्रीट प्रोडक्शन? तो सबसे पहले हम लोग बैचिंग करते हैं, फिर उसके बाद मिक्सिंग करते हैं, फिर उसके बाद हैंडलिंग करते हैं, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है। बैचिंग सबसे पहले करेंगे, फिर मिक्सिंग करेंगे, फिर हैंडलिंग, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैच द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ क्यूरिंग of concrete with their most suitable applications. Shedding of concrete. Match the following methods of curing concrete of their most suitable applications. ठीक है, तो शेडिंग ऑफ कंक्रीट को छाया में रखना, जल भराव करना, ये ज़्यादातर हम लोग वहाँ के लिए करते हैं जो हमारा एरिया ज़्यादा से ज़्यादा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है ना। तो फॉर लार्ज कॉन्क्रीट सरफेस सच एज रोड या स्लैब, है ना, तो इसके लिए हम लोग ये वाला टेस्ट करेंगे, और ये वाली क्यूरिंग का मेथड। फिर गनी बैग का यूज़ हम लोग ज़्यादातर वहाँ करते हैं जहाँ पर तापमान थोड़ा सा ज़्यादा हो, जहाँ पर वाटर के वाष्पित होने का चांस ज़्यादा हो, है ना। तो फॉर स्ट्रक्चरल कॉन्क्रीट के लिए हम लोग गनी बैग का यूज़ कर सकते हैं। स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर का यूज़ हम लोग वर्टिकल मेंबर के लिए करेंगे। स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर का यूज़ हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं? जहाँ पर हम लोगों का वर्टिकल मेंबर्स के लिए कर सकते हैं, जहाँ पर पानी टिके ना, है ना, वर्टिकल मेंबर्स के लिए कर सकते हैं। मेम्ब्रेन क्यूरिंग, जहाँ पर पानी बहुत कम मात्रा में उपस्थित हो, तो जो कंक्रीट में पानी उपस्थित हो तो उसी से उसकी क्यूरिंग करते हैं। तो इसका हम लोग कर सकते हैं कि एट प्लेसेस ऑफ स्कैरसिटी ऑफ वाटर, जहाँ पानी की कमी हो बिल्कुल, इसका यूज़ हम लोग वहाँ कर सकते हैं। और स्टीम क्यूरिंग का यूज़ जहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम हो, और या प्रीकॉस्ट कंक्रीट कोई हम लोग लैब वगैरह में या फैक्ट्रीज में कंक्रीट बना रहे हैं उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ए का 5वां और बी का पहला हो जाएगा, सी का 2रा हो जाएगा, डी का 3रा हो जाएगा, है ना, और ई का हो जाएगा 4था, ई का 4था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ ब्लीडिंग इन कॉन्क्रीट? कौन किसके कारण ब्लीडिंग नहीं होती है? एक्सेस वाटर तो हो ही जाएगा, पुअर ग्रेडिंग इससे भी हो जाएगा, एक्सेसिव कॉम्पेक्शन इससे भी हो जाएगा, प्रॉपर यूज ऑफ एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर, अगर हम एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर का यूज करेंगे तो इसका यूज करके हम ब्लीडिंग को कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैच द फॉलोइंग डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट विद करस्पॉन्डिंग वीबी टाइम, है ना, इसको मैच कराना है। वीबी टाइम जितना ज़्यादा हाई वर्केबल कॉन्क्रीट होगी टाइम उतना ही कम लगेगा, वेरी हाई के लिए टाइम सबसे कम लगेगा, वेरी हाई कॉन्क्रीट है तो उसके लिए टाइम सबसे कम लगेगा, तो लेस देन 1, वेरी हाई के लिए सबसे कम, हाई के लिए उससे ज़्यादा, थोड़ा सा हाई के लिए उससे ज़्यादा, फिर मीडियम के लिए उससे थोड़ा और उससे ज़्यादा,
मीडियम का थोड़ा और उससे ज़्यादा, तो 1 से 3 है तो 3 से 5, 3 से 5। लो है तो और उससे थोड़ा ज़्यादा, लो है तो थोड़ा और ज़्यादा, और वेरी लो है तो सबसे ज़्यादा, मिला देंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। वर्केबिलिटी ऑफ फेरिश कंक्रीट इज अ प्रॉपर्टी विच डिटरमाइन द ईज वे विद विच कंक्रीट कैन बी ओनली मिक्सिंग एंड प्लेसिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन एंड फिनिशिंग, है ना, सारा हो जाए। वर्केबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सॉइल को मतलब कंक्रीट को मिक्स करना आसान हो, ट्रांसपोर्ट करना आसान हो, उसकी प्लेसिंग करना आसान हो, कॉम्पैक्शन और फिनिशिंग करना आसान हो। ठीक है, इसके बाद आ गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग निडल एंड इंटरनल इमर्स्ड वाइब्रेटर। कह रहा है कि इट इज जनरली यूज्ड फॉर डीप कंक्रीट मेंबर सच एज डीप बीम एंड कॉलम्स। ठीक बात है, इसका यूज हम लोग डीप कंक्रीट मेंबर के लिए कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इट इज इंसर्टेड इनटू द कंक्रीट मेंबर इन एन इंक्लाइंड पोजीशन जनरली। हाँ, लगभग 30 डिग्री के आसपास हम लोग इसको रखते हैं, ये भी सही है। कह रहा है कि इट इज मेनली यूज फॉर थिन कंक्रीट में, थिन कंक्रीट मेंबर के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, थिन कंक्रीट मेंबर का यूज नहीं। इट्स डायमीटर जनरली रेंजेस फ्रॉम 20 mm टू 75 mm, ये भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट 1 to 4, स्टेटमेंट 1 to 4 आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका। थैंक यू।